नाज़रीन, एक महीने के वायलेंट प्रोटेस्ट और शदीद कुर्बानियों के बाद 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को रिजाइन देकर अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा। Hundreds have been killed and thousands injured over the past few weeks in Bangladesh. Both Sheikh Hasina and her sister have left her official residence for a safer place. There is no government in Bangladesh currently. Sheikh Hasina has ruled Bangladesh for decades. But she's also public enemy number 1 in Bangladesh today. वो एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भाग करके इंडिया में पनाह लेती हैं। नाज़रीन, 5 अगस्त को मिलिट्री कर्फ्यू के बाद भी लगभग 40,000 प्रोटेस्टर्स बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ मार्च करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने उन्हें बताया कि उनके पास वक्त बहुत कम है, उन्हें यहां से निकलना होगा। बांग्लादेश एयरफोर्स फ्लाइट AJAX 1431 से प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ढाका से भाग करके इंडिया के कैपिटल दिल्ली आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद ही प्रोटेस्टर्स प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस जाते हैं और तब से सोशल मीडिया पर बहुत सी तस्वीरें आ रही है। शाम होते होते यह हंगामा शुरू हो जाता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है। 2 लोगों को मार करके एक फ्लाईओवर से लटका दिया जाता है, जिसका कैप्शन में लिखा था ब्रोकर ऑफ इंडिया। सवाल यह है कि इस प्रोटेस्ट फिर रिवॉल्यूशन के पीछे वजह क्या थी? क्यों 2/3 मेजोरिटी के बाद भी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़ करके भागना पड़ा? इस प्रोटेस्ट की शुरुआत कोटा रिजर्वेशन के खिलाफ हुई थी, मगर यह फिर बढ़ते बढ़ते एक इनकलाब, एक रिवॉल्यूशन की शक्ल ले गई। महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ पिछले 4 टर्म से शेख हसीना वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लग रहा था कि वो डिक्टेटर जैसे बिहेव कर रही हैं। 2014-2019 इलेक्शन पर बांग्लादेश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी ने आवाज उठाई थी कि इलेक्शन में फ्रॉड और चीटिंग हुआ है। 2024 इलेक्शन से पहले लास्ट ईयर BNP की एक रैली के बाद 10,000 लोगों को चुन चुन करके अरेस्ट किया गया था। सारे ऑपोजिशन लीडर्स को न सिर्फ अरेस्ट करना बल्कि उन्हें मरवा देना, इससे आम लोगों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और वो एक क्लियर डिक्टेटरशिप को महसूस कर रहे थे। इसी बीच 2024 जनरल इलेक्शन में इतना ज्यादा स्कैम हुआ कि सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी BNP ने 2024 जनरल इलेक्शन को बाइकआउट कर दिया। शेख हसीना ने 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई, मगर यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने खुल करके इस इलेक्शन को क्रिटिसाइज किया और कहा कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और इंडिया पर इस पूरे इलेक्शन में इंटरफेयर करने का सीरियस एलिगेशन लगा। और यह एलिजेडली इतना विजिबल था कि वहां आम बांग्लादेशी इसको उनके सॉवरेनिटी के अगेंस्ट मानते थे। Meeting with the Minister of Environment today. As you know, the United States did not find that the elections were free and fair. यहां रुक करके बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के और भी कुछ रीजंस हैं जो बहुत डीप रूटेड हैं, उसको समझिए। 1971 में जब बांग्लादेश फॉर्म हुआ तो उसमें इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा रोल था। इसको बहुत से बांग्लादेशी प्रॉब्लमेटिक समझते हैं। फिर बांग्लादेश बनने के बाद एक और प्रॉब्लम शुरू हुई, बांग्लादेशी माइग्रेंट्स का, जिसके खिलाफ असम में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। नेल्ली कत्लेआम 1983 हुआ, जिसमें 4 घंटे में 10,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था और बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने NRC CA कानून लाया। इन सब में बांग्लादेशी वॉर्ड के अराउंड जो पॉलिटिक्स इंडिया में हुई, उससे आम बांग्लादेशियों में बहुत नाराजगी थी। फिर इंडिया में गवर्नमेंट की एंटी मुस्लिम पॉलिसीज और हेट क्राइम अगेंस्ट मुस्लिम्स की वजह से बांग्लादेश जो मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है, वहां इंडिया के खिलाफ एक नफरत की फीलिंग डेवलप होती रही। इसीलिए आप देखें दिल्ली राइट 2020 के बाद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का बांग्लादेश विजिट होना था तो वहां मास लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ। बाद में कोविड की वजह से वो विजिट कैंसिल हो गया था। यहां आप एक चीज गौर करें कि 2020 के उस प्रोटेस्ट में और उसके बाद जब भी कहीं बांग्लादेश में कोई प्रोटेस्ट हुआ, उसमें पुलिस की एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी में अवामी लीग के गुंडों का भी नाम आया, जो पुलिस के साथ मिल करके प्रोटेस्टर्स को मारते थे। और कई बार ऐसा एक्यूज किया गया कि ये अवामी लीग के गुंडों में बड़ी तादाद में हिंदू हैं, जिसमें इंडिया के बजरंग दल और RSS के लोग भी शामिल हैं, जिसके वजह से सैडली एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को और स्ट्रेंथ मिलती रही। इंडिया में NRC CA कानून, एंटी मुस्लिम पॉलिसीज, फिर हेट क्राइम्स अगेंस्ट मुस्लिम, फिर इलेक्शन में इंटरवेन करने का इल्जाम, इन सब से आम बांग्लादेशियों में बहुत नाराजगी थी। इन सब के बीच मार्च 2024 में बांग्लादेश के एक इन्फ्लुएंसर पिनाकी भट्टाचार्य ने इंडिया आउट कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें इंडिया के सामान को, इंडिया के लोगों को बाइकआउट करने की अपील थी, जिसको सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मकबूलियत मिली। ये वो वक्त था जब मालदीव में भी इंडिया आउट कैंपेनिंग बहुत ज्यादा जोरों शोर से चलाया जा रहा था।
अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट इतना ज्यादा है कि मेरे लास्ट वीडियो के कमेंट में भी किसी बांग्लादेशी यूजर ने लिखा था कि 1971 में हम लिबरेट नहीं हुए थे बल्कि इंडिया की कॉलोनी बन गए थे। इन सारी चीजों के बीच बांग्लादेश जनरल इलेक्शन हुआ जिसमें फ्रॉड और चीटिंग के इल्जाम में यूएसए ने बांग्लादेश पर वीजा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और इंटरनेशनली यह माहौल बनना शुरू हुआ कि शेख हसीना एक डिक्टेटर हैं। तभी यह स्टूडेंट कोटा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को चाहिए था कि वो शुरू में ही स्टूडेंट्स के साथ बैठ करके इस इशू को रिजॉल्व कर लेती, मगर उन्होंने मीडिया में आकर के इन प्रोटेस्टर्स को रजाकार कहा। असल में रजाकार बांग्लादेश में गद्दारी के टर्म से मशहूर है क्योंकि 1971 में जिन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया था उन्हें रजाकार कहा गया। फिर प्रोटेस्टर्स पर ब्रूटल क्रैकडाउन किया गया, हजारों स्टूडेंट्स मारे गए जो धीरे धीरे गवर्नमेंट के खात्मे की वजह बन गए। शेख हसीना के मुल्क छोड़कर भागने के बाद पीछे अवामी लीग के लोगों को चुन चुन करके मारा जाने लगा। इंडिया में सोशल मीडिया में हिंदुओं पर अटैक हो रहा है ऐसा नैरेटिव पुश किया गया। अनफॉर्चुनेटली इस प्रोपेगेंडा के लिए हाफ बैक ट्रूथ, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स और खूब झूठ का सहारा लिया गया। यहां यह समझिए कि बांग्लादेशी हिंदूज अवामी लीग के कोर वोटर्स हैं जिन्हें न सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज से बेनिफिट्स मिलता रहा है बल्कि अवामी लीग में अच्छे पोस्ट पर बांग्लादेशी हिंदूज थे। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जब भी कहीं गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होता तो अवामी लीग के गुंडे पुलिस के साथ मिल करके प्रोटेस्टर्स को मारते थे, जिनमें बड़ी तादाद बांग्लादेशी हिंदू की भी थी। इसीलिए अवामी लीग के गुंडों को मारा जा रहा है जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल हैं। मगर इंडिया में मीडिया और सोशल मीडिया में चेरी पिकिंग करके सिर्फ अवामी लीग के जो हिंदू मेंबर्स हैं उन पर जो अटैक हुआ है उसको हाईलाइट किया जा रहा है, जबकि बांग्लादेशी मुसलमान जो अवामी लीग से जुड़े हुए थे उन पर भी हमला हुआ है। बांग्लादेश के कैप्टन रहे मुशर्रफ मुर्तजा के घर को आग लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो अवामी लीग के लीडर थे। मगर इंडिया में मुशर्रफ मुर्तजा के घर की तस्वीर को लेकर के यह फेक न्यूज चलाया गया कि वहां के एक हिंदू क्रिकेटर लिट्टन कुमार दास का घर आग लगा दिया गया है। यहां गौर करें, पुलिस और अवामी लीग के मेंबर्स पर बहुत बुरा क्रैकडाउन किया गया है जिसमें मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, कुछ हिंदूज भी हैं और उसकी वजह यह है कि वो अवामी लीग के मेंबर थे या अवामी लीग के गुंडों के साथ प्रोटेस्टर्स को मार रहे थे। इसीलिए कई जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और खुद बांग्लादेशी हिंदू ये कह रहे हैं कि यह जनरल हिंदुओं पर अटैक नहीं हो रहा है बल्कि अवामी लीग के हिंदुओं पर हमला किया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खासदार टाइम्स को सब्सक्राइब करें तथा रोज नए अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही देश और दुनिया की ताजा तरीन और स्थानिक खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.khasdartimes.com पर विजिट करें। धन्यवाद।